हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने गुडविल के बारे में उसकी डेफिनेशन को और साथ साथ में गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स किस तरह से बनती है, गुडविल को इम्प्रूव करना या गुडविल को डिक्रीज होने के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्टिव है, वो हमने सारा पोर्शन देखा था। साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि भाई गुडविल के कैलकुलेशन करने के लिए 3 मेथड यहाँ पे यूटिलाइज की हुई है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसमें दो तरीके का मेथड दिया गया है। फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। मैंने आपको कल बताया था कि भाई ए एंड बी 3:2 के रेशियो से दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सी बोल रहा है कि भाई मुझे आपकी फर्म में नया आना है, तो मतलब ये हुआ कि सी को जो नया प्रॉफिट में हिस्सा शेयर दिया जाएगा वो या तो ए को देना पड़ेगा या तो बी को देना पड़ेगा या दोनों को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करके सी को देना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस क्यों करेंगे, बदले में उसे क्या मिलेगा? तो कि भाई बदले में उसे ये गुडविल की अमाउंट मिलेगी जो सी लेके आएगा। मतलब कि सी के एडमिशन के टाइम पे, न्यू पार्टनर बनने के टाइम पे कैपिटल जो लाएगा वो फर्म के लिए होगी और गुडविल की अमाउंट जो लाएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए होगी। मतलब जो अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेगा उनको ये गुडविल मिलेगी। समझ में आई बात मेरे बच्चे? तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 इयर्स नंबर ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा वो नंबर ऑफ परचेज क्या है वो हमने पिछले सम के अंदर देखा था। एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए टोटल जो ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, जितने साल का प्रॉफिट दिया है उनका टोटल कीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स कीजिए। जो एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज होगा तो आपको यहाँ पे गुडविल की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं, थोड़े सम करते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। गुडविल को कैसे आपको कैलकुलेट करना है? तो कि भाई 3 इयर्स ऑफ परचेज, मैंने आपको बोला था कि ये 3 इयर्स परचेज मतलब क्या कि हम नए आने वाले पार्टनर को ये समझा रहे हैं कि हमारे जितनी कैपिटल को लगा के हमारे जितना यदि प्रॉफिट आपको अर्न करना है तो 3 साल लगेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है 4 साल का, 4 years average profit. The profit for the last 4 years ending on 31st March of the firm where 2016, 17, 18 और 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। चलिए सोल्व करते हैं ये सम को। आपको यहाँ पे 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि 2016 में, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ईयर आपको दिया हुआ है 2016 और प्रॉफिट दिया हुआ है वो साल का 12,000। 2017 में प्रॉफिट है 18,000 का, 2018 में प्रॉफिट है 16,000 का एंड 2019 में आपको प्रॉफिट दिया गया है 14,000 का। सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। जितने साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है उतने साल के प्रॉफिट को आप टोटल कीजिए। मतलब कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा 60,000 का, 60,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है?
मुझे फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट को। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना आया 60,000 का, और नंबर ऑफ ईयर्स आपको 4 साल के प्रॉफिट के बारे में बताया गया था। सो एवरेज प्रॉफिट आया आपका 15,000 का। ये आपको मिला एवरेज प्रॉफिट 15,000। ठीक है, अब गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 15,000 का, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है 3 इयर्स का, तो इनटू 3, मतलब कि फाइनल वैल्यू ऑफ द गुडविल 45,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू 45,000 रुपीज की होगी। समझ में आई बात? मतलब कि फॉर्म की गुडविल है ना वो 45,000 रुपीज की होगी। हमने प्रॉफिट को, पिछले 4 साल के प्रॉफिट को ध्यान में रखा, और जो एवरेज प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट को अर्न करने में नए पार्टनर को 3 साल का समय लगेगा, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया कि भाई हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए तुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा, तो गुडविल की अमाउंट होगी 45,000 की। समझ में आई मेरी बात बच्चे? हाँ, चलो एक और क्वेश्चन सेम वैसा ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and losses equally. They decided to take Deep into partnership firm from 1st April 2019 or for the share of 1/5 in the future profits. वो लोग दीप को नया पार्टनर बनाना चाहते हैं और इसीलिए 1/5 शेयर का प्रॉफिट उनको देकर उन्हें इज ए पार्टनर लेकर आ रहे हैं। And for this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of previous 3 years or 4 years, whichever is higher. देखो यहाँ पे बच्चे कंडीशन बदल गई, वहां पे 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट था, है ना। परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको 3 दिया गया था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। दो में से जो एवरेज प्रॉफिट हायर होगा उसके जितना ही, मतलब कि 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट वो गुडविल की अमाउंट होगी। सो 2019, 18, 17 और 16 का प्रॉफिट आपको दे दिया गया और बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सेम एज वे हम लोग सेम तरीके से जो हमने ये सम को सोल्व किया वैसे ही यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। पहले बोला है कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, मतलब पिछले 3 साल मतलब कि 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 2,88,000 का। 18 का दिया हुआ है 1,81,800 का, एंड 17 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,87,200 का। इस तरीके से आपको तीनों साल का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तीनों साल के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें तो टोटल हो रहा है 6,57,000 का। अब
एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3, $2,19,000 का एवरेज प्रॉफिट आया। ये तो 3 साल का आया। अब हमें बोला है कि साथ साथ में आप ये भी देखो कि पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है ना, वो कितना आ रहा है वो देखो। तो 19 का 2,88,000, 18 का 1,81,800, 17 का 187,200 और 16 का यहाँ पे दिया हुआ है 2,53,200 का। अब हम 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा 9,10,200 का। सॉरी, टोटल प्रॉफिट आएगा 9,10,200 का। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आया 9,10,200 का डिवाइडेड बाय, अब हो जाएगा 4 ईयर्स का हमें एवरेज निकालना है। ₹2,27,550 का एवरेज प्रॉफिट आया 4 साल का। और 3 साल का कितना आया? 2,19,000 का। आपको कंडीशन क्या दी हुई थी गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए? तो कि भाई एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, विच एवर इज हायर, दो में से जो ज्यादा हो, कौन ज्यादा है? ये वाला प्रॉफिट, उसके 100% बराबर गुडविल होगी। मतलब कि गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2,27,550, 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। समझ में आई बात बच्चे? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। Calculation the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average profit of the preceding 5 years, which were as follows. पिछले 5 साल के प्रॉफिट को एवरेज करके 3 इयर्स का आपको परचेज ध्यान में लेना है। समझ में आई बात? सेम वैसा ही ट्रांजेक्शन है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 2019 और वो ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख। 2018 में 15 लाख। 2017 में दिया हुआ है 18 लाख। 16 में वहां पे मेरे बच्चे लॉस दिखाया हुआ है। अब आप सोचोगे कि सर हमें तो बोला है कि प्रीवियस 5 साल के जो प्रीसीडिंग प्रॉफिट है उनके बारे में बोला है। प्रॉफिट और लॉस बेटा दोनों साथ में ही आते हैं। यदि 4th ईयर में, मतलब कि प्रीसीडिंग 4th ईयर के अंदर यदि लॉस था तो हमें यहाँ पे -4 लाख को काउंट करना पड़ेगा लॉस के तौर पे। और 15 की अमाउंट हमें दी हुई है 13,000 की। तो हम जब टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तब 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 13 लाख का टोटल करके उसमें से 4 लाख रुपीस के लॉस को माइनस कर देंगे, तब जाके हमें पिछले 5 साल का प्रॉफिट मिलेगा।
हमें एवरेज निकालना है, इसीलिए लॉस को यहां पे ध्यान में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -4 50 लाख रुपीस का टोटल प्रॉफिट आया। मैंने क्या किया बच्चे कि जितने प्रॉफिट थे वो साल के प्रॉफिट का टोटल करके 4 लाख रुपीस का 16 के ईयर का लॉस माइनस कर दिया, तब जाके मेरा टोटल प्रॉफिट आया 50 लाख रुपीस का। अब एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आया 50 लाख रुपीस का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, मतलब कि 10 लाख रुपीस का यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, और अब गुडविल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कि भाई एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 10 लाख रुपीस का, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है आपको परचेज का 3, मतलब कि गुडविल की अमाउंट हो जाएगी बच्चे 30 लाख रुपीस की। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? हाँ, यहाँ पे गुडविल की अमाउंट है वो 30 लाख रुपीस की हो जाएगी। समझे बात को? अब बेटा थोड़ा इसी सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात आती है, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चे कि हर तरह के ट्रांजेक्शन्स को, प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए लिखे जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताकर समझाना चाहता हूं मेरे बच्चे कि मान लो कि किसी एक साल के अंदर आग लग गई थी गोडाउन में, और वो आग के कारण हमें लॉस गया 50,000 रुपए का। आग से कितना लॉस गया था बच्चे, फायर के हिसाब से 50,000 का लॉस गया था। अब वो 50,000 का जो लॉस जिस ईयर में हुआ होगा, उस ईयर का प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स डाउन ही हो गया होगा, डिक्रीज ही हुआ होगा, है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स ये लॉस बाय फायर हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा 50,000 से। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, उस लॉस बाय फायर जैसे कभी कभार होने वाले लॉस, जिसे एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है, वो एबनॉर्मल लॉसेस का, वो एबनॉर्मल गेन का जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो, जब आप गुडविल का कैलकुलेशन करते हो, तो वो टाइम पे मेरे बच्चे ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को ध्यान में नहीं लिया जाता। यदि किसी साल में एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन जब आप गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसे वापस डिक्रीज कर देना पड़ेगा, जितना एबनॉर्मल गेन आपने ऐड किया है उतना। ठीक है, यदि जो साल में एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो साल का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा, जब आप गुडविल का कैलकुलेशन करोगे तो उस साल के प्रॉफिट को वो एबनॉर्मल लॉस के जितना आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चे आपको? देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन के ऊपर से आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो मेरे बच्चे, यहां पे आपको बताया गया है दिव्या परचेज्ड ज्योति's बिजनेस with effect from 1st April 2019. Profit shown by Jyoti's business for last 3 financial years were 2016-17 1 lakh rupees.
2016-17 में मेरे बच्चे कितना प्रॉफिट हुआ था? 1 लाख रुपए का, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। मैंने मेरे बच्चे आपको भी बताया कि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम पे ध्यान में नहीं लिया जाता। मतलब क्या हुआ कि 2016-17 में हमें कुछ लॉटरी लगी हुई थी 12,500 रुपए की, जो एबनॉर्मल गेन था वो भी इस 1 लाख रुपए में इंक्लूड होगा। और जब आप गुडविल का कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो ये एबनॉर्मल गेन से गुडविल का कैलकुलेशन नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपीज में से ये 12,500 के एबनॉर्मल गेन को आपको निकाल देना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब 2017-18 में देखो कितना प्रॉफिट था? 1,25,000 का, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ था 25,000 का, उसको लगाने के बाद, उसको चार्ज करने के बाद प्रॉफिट 1,25,000 का आया। मतलब कि यदि 2017-18 में ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट है ना वो 1,50,000 रुपए का होता। और मेरे बच्चे एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो हर साल होने वाले नहीं होते, वो कभी कभार होते। इसीलिए गुडविल को कैलकुलेशन करने के टाइम पे इस तरह के एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को ध्यान में नहीं लिया जाता। और 2018-19 का प्रॉफिट बताया हुआ है 1,12,500 का, excluding 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured। तो ये तो नॉर्मल एक्सपेंस है ना? इंश्योरेंस पॉलिसी का जो आप पैसा चुका रहे हो वो भी अपने फर्म के बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के लिए, उसके इंश्योरेंस के लिए। मतलब कि ये तो नॉर्मल एक्सपेंस हुआ जिसे आपको ध्यान में लेना चाहिए था, लेकिन यहां पे बोला गया है कि 1,12,500 का प्रॉफिट आया, लेकिन उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं लिया गया है 12,500 का, तो उसे मेरे बच्चे ध्यान में आपको लेना पड़ेगा। समझ में आई बात बच्चा? तो ये 1,12,500 के प्रॉफिट में से आपको ये 12,500 का नॉर्मल एक्सपेंस जो था उसे ध्यान में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे बच्चे तीनों साल के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एडलेस करने के बाद आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और बाकी का जो रास्ता है वो सेम एज वे चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करने के लिए 2 इयर्स के परचेज के बारे में आपको बोला गया है। 2 साल का परचेज आपको ध्यान में लेना है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आपको फाइंड आउट करना है। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कि भाई क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे आपको बताया गया है कि 2016-17 के ईयर का आपको प्रॉफिट बताया हुआ था 1 लाख रुपीस का, 17-18 का प्रॉफिट है 1,25,000 का, और 18-19 का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1,12,500 का। लेकिन उस साल में कुछ एडजस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट करना बाकी रह गए हैं, या तो हमें गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम पे ये प्रॉफिट का रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा? क्योंकि गुडविल का जब कैलकुलेशन होता है तो वो एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर होता है, जिसके अंदर यदि कोई एबनॉर्मल लॉस या तो कोई एबनॉर्मल गेन को वहां पे कैलकुलेट किया गया है
तो उसे हमें निकाल देना पड़ेगा। यदि गेन ऐड हो गया है तो लेस करना पड़ेगा, और यदि लॉस वहां पे लिख दिया गया है तो उसे ऐड कर देना पड़ेगा। मैं ये लॉस और गेन के बारे में बच्चे बता रहा हूं, वो एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल मतलब कि जो बार बार हमें नहीं मिलता। समझ में आई मेरी बात बच्चे? हाँ, जैसे कि मान लो कि हमने एक लॉटरी खरीदी, 50 रुपया बिजनेस में से दिया, पैसा लॉटरी का लगा 50,000, तो उस साल में हमें ये 50,000 रुपये का फायदा हुआ। एक मशीनरी हमने बेचा था, लेकिन उसके ऊपर हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वो बार बार हम बेचने वाले नहीं है मशीनरी, वो मशीनरी के ऊपर बार बार प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय किसी तरीके का अलग से लॉस गया, मतलब कि जैसे मान लो कि कोई ज़्यादा बारिश हो गई और उसकी वजह से कोई गुड्स गोडाउन में खराब हो गया, लॉस बाय रेन, जो भी आप देख लो। तो इस तरीके के लॉसेस और गेन जो होते हैं ना मेरे बच्चे, वो आमतौर पे हर साल नहीं होते। और जब गुडविल का आप कैलकुलेशन करने जाते हो तो वही एक्सपेंस और वही इनकम को ध्यान में लिया जाता है कि जो पर्टिकुलर बिजनेस के है, और बिजनेस से ही वो इनकम हुई है, और बिजनेस में ही वो लॉस गया है या तो वो एक्सपेंस किया हुआ है। और जो रूटीन होता है, ऐसा नहीं कि आज हो गया लॉस तो फिर अब 5 साल के बाद, ऐसा तो नहीं है ना बच्चे कि चोरी हर साल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका जो आग लगेगा वो हर साल लगेगा, बारिश में गुड्स खराब हो जाएगा तो हर साल खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चा, ऐसा तो कभी कभार होता है। इसीलिए ये एडजस्टमेंट को गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम पे इस प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे कि ये जो 16, 17, 17, 18 का प्रॉफिट दिया हुआ है वो गलत है, नहीं, वो बराबर ही है। लेकिन जब गुडविल का कैलकुलेशन होता है तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को निकाल देना होता है, उसे ध्यान में नहीं लिया जाता। आपको समझ में आई मेरे बच्चे बात? ओके, अब एडजस्टमेंट करते हैं। 16-17 के ईयर में आपको बताया गया है कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500, मतलब कि ये 1 लाख के प्रॉफिट में 12,500 रुपये का एबनॉर्मल गेन भी है। उस गेन को यदि निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा, मतलब कि एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा आपका 87,500 का। एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 87,500 का। नेक्स्ट 17-18 में आपको बताया गया है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000, 25,000 के एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के बाद 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट आया था। मतलब कि ये लॉस ने 25,000 के जितना प्रॉफिट कम कर दिया होगा, तो लॉस से पहले का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपये का वो प्रॉफिट हो जाएगा मेरे बच्चे। एंड 18-19 के ईयर में जो एक्सपेंस को एक्चुअल में गिनना चाहिए था वो एक्सपेंस इन लोगों ने गिनती नहीं किया। मतलब कि प्रॉपर्टी के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी उसका जो प्रीमियम चुकाया वो 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम इस 1,12,500 के प्रॉफिट में काउंट नहीं हुआ। एक्चुअल में वो बिजनेस का एक्सपेंस है और वो बिजनेस के एक्सपेंस को यहां से निकाल देना चाहिए 12,500 का। तो मतलब कि 18-19 का एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज का। अब मेरे बच्चे एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए इस एडजस्टेड प्रॉफिट को ध्यान में लिया जाएगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें तो आया 4,37,500 का प्रॉफिट आया।
कितना आया 4,37,500 का। तो अब एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो 4 लाख यहाँ पे सॉरी बेटा 3 लाख आएगा, 3,37,500 आएगा। तो 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। तो 1,12,500 का एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन में 2 years परचेज बोला गया था। 2 साल के परचेज को आपको ध्यान में लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट आया आपका 1,12,500 का इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है इंटू 2। सो फाइनली द अमाउंट ऑफ गुडविल 2,25,000 का होगा। सो फाइनल अमाउंट ऑफ द गुडविल 2,25,000। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? एबनॉर्मल लॉस के बारे में, एबनॉर्मल गेन के बारे में आपको पता चला। क्योंकि गुडविल है ना बच्चे, वो जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है ना, जो रियल प्रॉफिट, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है। क्योंकि जुआ खेला पैसा मिला, बेट लगाया पैसा मिला, किसी प्रॉपर्टी को बेचा पैसा मिला, यहाँ पे चोरी हो गई लॉस गया, किसी ने सॉरी वो आग लग गई और उसका नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो ये बच्चे जो लॉस और गेन मैंने आपको बताया ना, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, मतलब कि वो बार बार नहीं होता और वो एक्टिविटी भी बिजनेस की नहीं है। यदि बिजनेस की एक्टिविटी से, मतलब कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है ना, उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट को एक्चुअल में ध्यान में लिया जाता है गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम। तो मेरे बच्चे, जब आप गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो और किसी भी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो हमें उनको एड लेस करके निकाल देना पड़ेगा और फिर हम एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे और फिर उनके साथ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का कैलकुलेशन जोड़ेंगे। समझ में आई मेरे बच्चे बात? क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स sharing profit and losses equally. They agree to admit दमन for equal share of profit. नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा? दमन, ठीक है। And for this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase. ध्यान देना बेटा, क्या दिया है? 4 years purchase of last 5 years profit. 5 साल के एवरेज निकालनी है प्रॉफिट की और इंटू 4 करना है नंबर ऑफ परचेज के लिए। दिस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर 15 में 1,50,000, 16 में 3,50,000, 17 में 5 लाख, 18 में 7,10,000 एंड 19 में लॉस गया है 5,90,000 रुपीज का। अब क्या बताया है कि ऑन 1 अप्रैल 2018, कौन से साल की बात है ये? 18 के ईयर की, ठीक है। अ कार कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट। अब मेरे बच्चे आप बताओ कि यदि आपने मोटर कार खरीदी तो क्या आप उसे एक्सपेंस के तौर पे लिखोगे कि एसेट्स के तौर पे लिखोगे? इन्होंने गलती कर दी, खरीदी कार, एसेट्स खरीदी, लेकिन उन्होंने एंट्री की कार एक्सपेंस के तौर पे।
तो ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, यदि आपने एसेट्स खरीदी और एक्सपेंस के तौर पे लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 18 का प्रॉफिट है वो गलत आया होगा, क्योंकि जो एक्सपेंस नहीं है उनको भी आपने एक्सपेंस के तौर पे लिख दिया तो प्रॉफिट कम आया होगा। समझ में आई बात? तो मतलब कि वो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। कार एक्सपेंस नहीं था, वो खुद कार को लिया था और कार एक्सपेंस नहीं है, वो कार एसेट्स है। समझ में आई मेरी बात बच्चे? फिर क्या हुआ, और 25% का उनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेशन करना था। अब मेरे बच्चे 2018 में यदि कार ही नहीं ली गई थी, सुनना मेरी बात, यदि हमने कार ही नहीं ली थी तो भाई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कहां से लगाया होगा? हमने तो कार की अमाउंट को कार एक्सपेंस के अंदर लिख दिया था, तो एक्सपेंस के ऊपर तो कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है मेरे बच्चे। समझ रहे हो ना बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि ना कार की एंट्री हुई और ना उसके डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई। कौन से ईयर में? 2018 में हमें एडजस्टमेंट करना है। फिर क्या बोला गया कि इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बिजनेस के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इज क्रेडिटेड to the income for the year ended 31st March 18 and 19। देखना मेरे बच्चे, 18 और 19 दोनों में 10-10 हजार रुपए का इंटरेस्ट जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का था, मतलब कि वो बिजनेस का नहीं था, फिर भी उनको इनकम के तौर पे 18-19 के ईयर में लिख दिया गया। मतलब कि जो भी एडजस्टमेंट है ना बच्चे, वो 18-19 के ईयर में हमें करना है। पहले के 3 साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबोव। ऊपर वाले ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2015 में प्रॉफिट था 1,50,000 का। कितना था? 1,50,000 का। फिर 2016 में वो प्रॉफिट आया 3,50,000 का। 2017 में प्रॉफिट दिया है 5 लाख रुपीस का। 2018 में 7,10,000 रुपीस का। और 2019 में लॉस दिया गया है 5,90,000 का। ये आपको दी हुई माहिती, बराबर। अब हमें क्या करना है? एडजस्टेड प्रॉफिट को फाइंड करना है। क्या 15 के ईयर में कोई एडजस्टमेंट था? जी बिल्कुल नहीं। क्या 16 में कोई एडजस्टमेंट? नहीं। 17 में कोई एडजस्टमेंट? नहीं। 18 में क्या हुआ तो कि भाई 1 लाख रुपए की मोटर कार खरीदी थी और इन गधों ने एक्सपेंस के तौर पे लिख दिया, मतलब कि 1 लाख के प्रॉफिट को डाउन कर दिया। बोलो हाँ। तो कि भाई इसमें 1 लाख का प्रॉफिट है ना, वो पहले बढ़ा दो। फिर क्या बोला कि 25% के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। कितने? 25% के डेप्रिसिएशन को। 1 लाख के ऊपर मोटर कार का 25% का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 25,000 का। तो वो 25,000 कहाँ लिखे जाते हैं? डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो डेबिट साइड में आप लिखोगे, मतलब कि वो 25,000 आपके प्रॉफिट को कम करेंगे। मतलब कि 25,000 का प्रॉफिट जो डेप्रिसिएशन है वो 25,000 के प्रॉफिट को कम कर देगा। और साथ साथ में वहां पे 10,000 रुपए का एक इंटरेस्ट था जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का था, और फिर भी यहां पे लिखा गया था, तो वो 10,000 को भी हमें यहां से निकालना पड़ेगा।
समझ में आई ना बच्चे बात आपको? फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनना। 1 लाख रुपए की मोटर कार को खरीदा 2018 में, ठीक है। 2018 में 1 लाख रुपए की जो मोटर कार हमने खरीदी, उसको लिखा मोटर कार एक्सपेंस के तौर पे। मतलब कि 1 लाख का प्रॉफिट हमने डाउन कर दिया, वापस बढ़ा दो, 1 लाख का प्रॉफिट हमने बढ़ा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो कि भाई उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन भी गिनना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वापस 25,000 का प्रॉफिट डाउन कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू हैव टू डेबिटेड द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। और 10,000 रुपए का जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें 18 में मिला, उसे भी लेस करना पड़ेगा। सो फाइनली एडजस्टेड प्रॉफिट आपका 7,10,000 प्लस 1 लाख माइनस 35,000, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा 7,75,000 का। सेम एज वे लॉस गया था 2019 में, और उसमें भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लिख दिया था, तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा। तो यहां पे तो लॉस और बढ़ गया, वो हो गया 6 लाख रुपीस का। क्योंकि लॉस में से यदि इनकम को निकालते हो तो लॉस वापस बढ़ जाएगा मेरे बच्चे, समझ में आ रही है ना बात? तो 2015 में नो चेंज, 1,50,000 एज इट इज। 2016 में नो चेंज, 3,50,000 एज इट इज। 2017 में कोई एडजस्टमेंट नहीं, नो चेंज, 5 लाख रुपीज एज इट इज। और 18 में और 19 में एडजस्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड किया। अब हम ये 5 साल के प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल 5 ईयर का प्रॉफिट होगा 11,75,000 का। 5 इयर्स का प्रॉफिट मिला हमें, टोटल प्रॉफिट 11,75,000। अब हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ years. So 11,75,000 divided by 5. 5 2s are 10, 5 3s are 5 5s are 2,35,000 का एवरेज प्रॉफिट मिला। क्या मिला बच्चे? 2,35,000 का एवरेज प्रॉफिट मिला, ठीक है। फाइनली द गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे 4, है ना। ये क्या है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया आपको 4 इयर्स का, एवरेज प्रॉफिट आया 2,35,000 इंटू 4। सो फाइनली द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रुपीज 9,40,000। 9,40,000 की गुडविल की अमाउंट फॉर्म की आएगी। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको? कल हमने जब गुडविल के बारे में पढ़ा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल है ना, वो पहले तो प्रॉफिट को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। मतलब कि गुडविल से प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट से गुडविल बढ़ती है। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे 2019 में यदि लॉस नहीं हुआ होता, प्रॉफिट हुआ होता, तो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आता, तो अमाउंट ऑफ गुडविल भी ज्यादा आती। समझ में आई मेरे बच्चे बात? तो ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट को सॉल्व करने का तरीका, और फाइंड आउट करना गुडविल की अमाउंट को विद द मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट।
कल के सेशन में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे और उनके ऊपर से कैसे हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है वो सीखेंगे। मेरे बच्चे, हमने जो फर्स्ट चैप्टर और ये सेकंड चैप्टर ऑफ गुडविल पढ़ना चालू किया है, तो ये दोनों चैप्टर है ना, वो आगे जाके आपको अलग अलग 3 से 4 चैप्टर के अंदर अप्लीकेबल है। यही काम आपको वापस वहां पे जाके करना है, इसीलिए हम इन्हें सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इसे सॉल्व करना। यहाँ पे जो मैंने ये 5 क्वेश्चन की पीडीएफ रखी हुई थी, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे वापस भेज दूंगा। आप यही 5 सम को बिना देखे खुद कैलकुलेशन करके मुझे आप होमवर्क के तौर पे कल इसे भेज देना। ठीक है, टिल देन गुड बाय, कल मिलते हैं।